जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, आपके पास अगर ये बुक है क्वेश्चन बैंक जिसमें 2011 से दी गई है आज तक, तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन बैंक से, चूंकि अब हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी में हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। ये आपके स्कोरिंग में बड़ी फायदा करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, लेकिन अगर यदि आप फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव बहुत मजबूत है तो निश्चित है कि आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं, टॉप 100 में भी आ सकते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को कवर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं शुरू किया हूं ये एपिसोड जिसमें 2011 डाल चुका हूं, वीडियो 12 का भी डाल चुका हूं, आज मैं 13 शुरू करने वाला हूं। मैथमेटिक्स का 2013 में जितने भी सवाल थे ऑब्जेक्टिव टाइप उसे भी लेकर के आया हूं। आप जानते हैं उसमें मात्र 10 सवाल पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और वही 10 सवाल को मैं लिया हूं। पहला सवाल है बच्चों, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगा? गौर करने वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ए और बी कोई बिंदु है, इसका अगर x1 और y1 है कोऑर्डिनेट और इसका x2 और y2 है, तो दूरी क्या होती है? ए बी इक्वल टू होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अर्थात बच्चों कितना आसान है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस ये x2 अर्थात 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों कितना हो जा रहा है? रूट अंडर 4 में 2 अगर माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 प्लस 4 अर्थात रूट अंडर 8। इसी को कर देते हैं बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 और जोड़ा जो है वो बाहर निकलेगा 2 रूट 2। अर्थात हमारा ये सवाल, इस सवाल का आंसर फर्स्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2 रूट 2 होता है। बच्चों इस फॉर्मूला को बहुत ही ध्यान में रखना है, इस तरह ही नहीं दे सकता है, यहां दे सकता है कि 0 और 1 के और 3 और 2 कुछ भी दे सकता है, 0 1 और 3 2, 5 1 7 2, -2 -3 और 3 -2 का कुछ भी दे सकता है। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके ये निकालेंगे। बार बार ये सवाल आता है, हो सकता है 24 में 20 छपा होगा। अगला सवाल लेके चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो हम जरा एक्सिस को बना लेते हैं, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। बच्चों अगर कोई बिंदु है, बिंदु मान लीजिए a है कोई बिंदु, तो यहां से बिंदु से y अक्ष से दूरी है ना, ये y अक्ष आप देख रहे हैं, इसका ये y अक्ष हो गया, अर्थात ये y हो गया आपका, मान लीजिए x और y। तो y से जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? x निर्देशांक, ये x एक्सिस कहलाएगी। इसीलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसमें और 2-3 चीज देखना जरूरी है। अगर ये कह दे कि y एक्सिस पे x का मान क्या होता है, तो बच्चों 0 होता है। y एक्सिस पे अगर कहे x का मान तो 0 होता है। y एक्सिस पे x कहीं भी है, सब जगह 0 है, ठीक है। और अगर ये कह दे कि x एक्सिस पे y का मान क्या होता है, तो वो भी 0 होता है। x एक्सिस पे जो भी होगा कहीं भी y का मान, y बराबर कहेंगे क्या होगा, तो y बराबर हमेशा 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस से जो ही ऊपर उठेगा तभी y का वैल्यू होगा, और y एक्सिस से जो ही बायां और दायां जाएगा तभी x का वैल्यू होगा। इसीलिए अगर y एक्सिस पे है तो x 0। गौर करना है, ये भी सवाल में पूछ लेता है। y अक्ष पे x बराबर 0 और x अक्ष पे y बराबर 0, इसीलिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। बच्चों ये बहुत ही अच्छी सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुज है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये बहुत बड़ी थ्योरम है, ये आप समरूप त्रिभुज के थ्योरम में जाएंगे तो वहां पे मिलेगा। क्या थ्योरम है? अगर दो समरूप त्रिभुज है, मान के चलिए ये आपके पास समरूप त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ। यदि दो समरूप त्रिभुज है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजाओं का, अनुपातिक जो भुजा होती है उसी का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, वही हो जाएगा क्षेत्रफल, अर्थात AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर, फिर अब BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर DE ये AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। यही होगा बच्चों, इसको दिमाग में बैठा लेना है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका थ्योरम भी है जिस थ्योरम को हम लोग साबित करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो मैं बता देता हूं। मान के चलिए कि ये 4 और 9 अनुपात है, ये 4 है और ये 9 है, तो क्या हो जाएगा AB बटे इसमें आ जाएगा, अर्थात 4 स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर, तो 16 बटा 81 क्या कहेंगे बराबर 16 अनुपात 81। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 16 रेशियो 81। इस तरह सवाल को आप यहाँ पे दे सकता है कभी 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 देगा, क्या कीजिएगा 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा 4/9। वहां पे कुछ भी चेंज कर सकता है, ये सवाल भी बार बार आता है, इसको नोट करना है, क्योंकि ये सवाल ऐसा नहीं कि यही सवाल आएगा, लेकिन कुछ चेंज कर देगा और यही सवाल डालेगा, इसीलिए इसको अच्छी तरह से कर लेना है। अगला है बच्चों √2 है एक, क्योंकि हम लोग साबित किए थे √2 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और ये 2 नंबर 3 नंबर में इस तरह के सवाल में आता है। तो ये इतना गौर करना है कि रूट में जब भी हो और जो रूट से बाहर ना निकलता हो वो अपरिमेय होता है। जैसे √2, √3, √5, √7, √4 तो आपका परिमेय हो जाता है, लेकिन इधर जितने भी हैं ये सब अपरिमेय है। कभी कभी ये भी लिख सकता है √2 + 2 है ना, √5 + 5, √7 - 7, √5 - 7, तो ये सभी अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव या गुना के रूप में कभी कभी ऐसा दे देगा 5√2 है ना, 3√7, इस तरह की अगर यदि परिमेय संख्याएं अगर यदि संख्या आती है तो सभी अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट के अंदर है, अगर यदि 4, रूट के अंदर है 16, रूट के अंदर है 25, तो ये सब स्क्वायर में है, इसीलिए 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, 2 दूना 4, तो ये सब बाहर निकलते हैं, इसलिए ये तीनों छोड़ करके जितने भी है सभी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा अपरिमेय संख्या है। नोट कीजिए इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p/q where q = 0, वैसी संख्या जो p/q में लिखी जा सकती हो, p/q के रूप में लिखी जाती है, जहां पे q = 0 नहीं हो, अर्थात p/q के रूप में रहेगा जहां q = 0। कौन सी हो सकती है 1/2, 1/4, 1/7, 5/7, 11/12। लेकिन सवाल ये है कि कोई परिमेय संख्या 2 ले लो और उसके बाद निकाल के देखना है कि वो दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चों मान लेता हूं, एक संख्या रेखा लेता हूं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ले लेता हूं। यहाँ पे मैं कल्पना करता हूं कि इसके बीच में 1/2 होगा, इसके बीच में कितना होगा बच्चों 1/2 होगा, आधा हो जाएगा। और फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में 1/2 यहाँ लिए, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में लेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब बच्चों 1/2 और 1/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है तो देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। अगर ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1/2 + 1/4/2, अर्थात हो गया कितना, एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, 4, तो यहाँ होगा 2 + 1/4/2, अर्थात कितना हो गया 3/8। बच्चों इसके बीच ही आया 3/8, कैसे, तो 3 में 8 से भाग देंगे तो पॉइंट में जो वैल्यू आएगा वो 0.5 और 0.25 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकला। अब ये दोनों के बीच में 3/8 और 1/4 के बीच में निकालेंगे, ये दोनों के बीच में, तो फिर 2 से भाग देंगे अलग परिमेय संख्या आएगा। अब ये दोनों के बीच निकालेंगे, फिर 2 से भाग देंगे अलग संख्या आएगा, फिर ये दोनों को जोड़ के निकालेंगे, फिर अलग से भाग देंगे, अर्थात अनंत परिमेय संख्या हो सकती है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत हो सकती है। अर्थात हमारा ये ऑप्शन सही होगा। और इस तरह का सवाल बार बार आता है बच्चों, इसे नोट करना बहुत जरूरी है। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? दूसरा 6ठा नंबर सवाल है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? अर्थात लीनियर इक्वेशन, मैंने एक सीधी रेखा व्यक्त करने वाली कौन सी है? तो बच्चों लीनियर इक्वेशन, द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जिस वेरिएबल, जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो उसे ही कहते हैं रेखिक इक्वेशन। तो यहाँ पे पावर क्या है? 2, यहाँ पे पावर क्या है? 2 द्विघात है, यहाँ पावर क्या है? 3 तो त्रिघात है, यहाँ पर पावर 1 है। इसीलिए यही हमारा रैखिक समीकरण है। रेखिक बहुपद का यही हमारा ऑप्शन सही है। चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला के बारे में तो हम जानते ही हैं। गोला क्या है? गोला वृत्त नहीं है। वृत्त हमारा 2 डायमेंशनल है, वृत्त को हम उठा नहीं सकते हैं। वृत्ताकार जमीन हो सकता है, वृत्ताकार खेत हो सकता है, वृत्ताकार मैदान हो सकता है, लेकिन गोला को हम लोग उठाते हैं। जैसे गेंद जो फाइनल मैच में खेली जाती है, क्रिकेट जो गेंद होती है, या फुटबॉल बॉल होती है, बैलून है, ये सब हमारा क्या है? ये गोला है। तो गोला को हम बेटा क्या कहते हैं कि यहाँ पे केंद्र होती है और केंद्र से समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में भी इसी तरह होता है, लेकिन वृत्त और इसमें अंतर है बेटा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, लेकिन गोला का क्षेत्रफल 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बेटा गोला मतलब इसका गोला, एक गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन इस गोला को आधा कर दिए हम, तो ऐसा बन गया बेटा, इस तरफ से बन गया, ऐसा बन गया। अर्थात तो 4πr² का आधा कितना हो जाएगा? 2 देंगे तो निकल जाएगा अर्धगोला का निकल जाएगा। अर्थात 2 से कटा देंगे बेटा, कितना होगा? 2πr²। तो ये वाला पार्ट हुआ, लेकिन फिर ये वृत्तवा वाला क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो क्या हो जाएगा? πr² भी जोड़ देंगे, अर्थात 3πr²। अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पूरे इधर का पार्ट तो होबे करेगा, लेकिन इधर खाली पार्ट जो बच गया ये वृत्त है, तो वृत्त को भी जोड़ के हमारा 3πr² होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों 8 नंबर सवाल है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। थोड़ा वृत्त के बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि इसका वीडियो में डाला हूं, पहले मेरे वीडियो चैनल पर आकर के मेरे वीडियो को देख लीजिए, फुल वृत्त के बारे में डाल दिया हूं। लेकिन अगर वहां नहीं देखे हैं तो यहां देख लीजिए। एक वृत्त है, कल्पना करते हैं। वृत्त की कल्पना कहां से होती है? हम जानते हैं कि अगर हम घोड़े को किसी किला में बांध देंगे तो वो जितना दूर तक वो चारों तरफ घूम के घास को चर जाए, वही वृत्त की आकृति ले लेता है। गाय के साथ भी यही होता है, बकरी भी घास जितना चर जाए उसी तरह खुट्टे में गाड़ देंगे तो बकरी जहां तक घूम के खा जाएगी वो सब वृत्त का आकृति ले लेगा, एक गोलाकार आकृति लेगा। वो किला को ही केंद्र कहते हैं, और केंद्र से जो रस्सी की लंबाई होती है, जो रस्सी की लंबाई चारों तरफ घूम घूम बकरी खा रही है या घोड़ा खा रहा है, तो यही इसका त्रिज्या कहलाता है। अर्थात इसीलिए सी इसको लिखते हैं COR लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अब क्या देखते हैं, वृत्त की परिधि कहलाता है, परिधि बराबर 2πr, और त्रिज्या तो ही है, और क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्वेश्चन कर रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो परिधि कितना दिया हुआ है? परिधि बराबर 44 मीटर बच्चों। तो परिधि जितना है, परिधि का सूत्र रख देंगे 2πr बराबर 44 मीटर, और हम जानते हैं 2 × π का मान 22/7 गुना r बराबर 44 मीटर। 22 दूने 44, और 2 से भी ये कट गया बेटा, इसीलिए क्या हो गया? r बराबर ये 7 जाएगा तो 7 मीटर। इसीलिए हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 7 मीटर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं बेटा दूसरा में। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। 0 से बड़ा होने पर, जरा सा इसको नोट कीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। किसी द्विघात समीकरण के
विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। क्या होंगे, इस पर भी गौर कर लेता हूं, जरा इसको मिटा देता हूं। देखो बेटा यहां पे जो है, अगर यदि हम विवेचक पहले जान लीजिए, पहले इसको भी जानिए, द्विघात समीकरण, इसका फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अल्फा और बीटा दो, x पर दो पावर है, इसीलिए दो मूल होंगे, एक अल्फा एक बीटा, हम मानते हैं अल्फा बीटा, दूसरा भी हो सकता है। तो अल्फा बीटा दो मूल अगर हुआ तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए। और इसका जो डी का मान, एक्स का जो मान होता है, चाहे अल्फा और बीटा जो भी कहिए, मूल बराबर होता है, इसी को कहते हैं एक्स बराबर या मूल बराबर, दोनों बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और डी बराबर ही इसी को कहते हैं विवेचक, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा यहाँ कह रहा है कि विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर क्या होगा, अगर शून्य से बड़ा हो गया, d ग्रेटर देन इक्वल d ग्रेटर देन 0, बेटा अगर ये बड़ा होता है, d बराबर अगर शून्य हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट शून्य हो जाएगा, तो हमको रूट से कुछ लेना देना नहीं है। और तब क्या होगा, d का अगर यदि ये शून्य होता है, d बराबर अगर 0 हो जाता है, तो मेरा निकलता है मूल बराबर माइनस बी बटे 2a, यही निकलता है इसमें। इसीलिए अगर d बराबर शून्य हो जाए तो वास्तविक और समान में हम जाएंगे, वास्तविक और समान में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि d ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, तब हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा आएगा, मान लिया 5 आएगा जो प्लस में आएगा, 7 आएगा जो प्लस में आएगा, तो एक वैल्यू हमारे पास आएगा जो वास्तविक वैल्यू होगी, अवास्तविक नहीं। अवास्तविक किसे कहते हैं, जो कि रूट में हो जाए -5, रूट -7, रूट -11, ये अवास्तविक हुआ। तो निश्चित है कि यहाँ कह रहा है कि वास्तविक वैल्यू d ग्रेटर देन 0 हो रहा है, d का मान 0 से बड़ा हो रहा है, मतलब प्लस में ही आएगा, तो यहाँ एक वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आएगी तो वैल्यू पूरा ही मूल जो है, मूल हमारा वास्तविक होगा, मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन मूल समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगा तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे -5 और +2/2 हुआ, -5 -2/2 हुआ, तो अलग अलग वैल्यू आएगा। इसीलिए क्या होगा, वास्तविक और भिन्न। गौर करना है बच्चों, अगर d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, d लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक होंगे। इसको याद कर लेना है, क्योंकि इसी तीनों में से एक न एक सवाल घुसा ही देगा, बार बार देता है। ये तीनों में से ये तीनों याद करेंगे तो एक न एक सवाल पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इस आधार पर कि डी अगर विवेचक बड़ा हो शून्य से तो वास्तविक भी होगा और भिन्न भी होगा। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है बच्चों 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। बच्चों एक गौर करने वाली बात है, एक सूत्र हम बताए थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ क्या कह रहा है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो 9 को कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बेटा इसका मान हो गया 9 इंटू इसका मान हो गया 1, तो कितना आंसर आएगा 9 आएगा बेटा यहाँ पे, इसीलिए 9 आंसर ऑब्जेक्ट बिल्कुल 9 हमारा जो है सो बिल्कुल राइट है, इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चों आज में 2013 में जितना सवाल पूछी गई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किताब अगर है तो घर पे रिवाइज करने, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही अंतिम में सवाल रिवाइज करनी चाहिए, इसी से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और इसे 10-15 साल तक हमको दिया हुआ है, 10-11-12 साल तक दिया हुआ है, तो इसी का रिवाइज करेंगे। अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो वही मैं लेकर के बार बार प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो हम 2014 का क्वेश्चन लेकर के पुनः हाजिर हो रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।